In yesterday's lecture, we talked about the introduction of computer networks and the data communication system and its components. Today, we move forward to some introduction to some basics of the computer networks. In today's lecture, we will talk about the communication tasks. Communication tasks means what tasks we need to be performed on the computer network for our data communication between the computers over the cities or countries or between the buildings or within the building. So let's talk about the communication tasks which are needed to be performed in the communication system. Before that, let's be familiar with some key data communication terminologies that are most commonly used while talking about data communication, about network, about communication protocols and standards. So what are the key data communication terminologies? Means ये वो टर्म्स हैं जिन्हें हम बार बार यूज़ करेंगे अपने डिफरेंट तरह के डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ते हुए, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए. लाइक लिंक क्या होता है? लिंक बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो कि दो एडजेसेंट नोड्स को वायर्स के थ्रू, केबल्स के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू कनेक्ट करे. दो नोड्स को एडजेसेंट मीन्स जो एक दूसरे के साथ साथ हैं, जो उनको आपस में कनेक्ट करने वाली चीज़ है, उसे हम लिंक कहते हैं. अभी लिंक कोई वायर हो सकती है, कोई केबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. पाथ क्या है? पाथ बेसिकली वो राउट है, वो रास्ता है जो कि किसी भी एक नेटवर्क में एंड टू एंड जो है डिवाइसेस को कनेक्ट करते हुए एक रास्ता बनता है, उसे हम पाथ बोलते हैं. फॉर एग्जांपल ए और बी आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए जो पाथ फॉलो करते हैं, उसे हम जो राउट फॉलो करते हैं, उसे हम पाथ बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, अब सर्किट क्या होता है? सर्किट का मतलब हमारे कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन में या कंप्यूटर नेटवर्क में सर्किट किसे बोलते हैं? लाइक सर्किट के बारे में हम ऑलरेडी भी जानते हैं फिजिक्स में, लाइक हमने इसको पढ़ा, लेकिन यहाँ पे हम सर्किट किसे कहते हैं? सर्किट बेसिकली इज द conduit ओवर विच द डाटा ट्रेवल्स. सर्किट बेसिकली समझ ले एक तरह का वो प्लग इन है, जो है कह लें जी, वो एक पूरे का पूरा पूरी की पूरी एक टाइम है जिसके अंदर सेंडर एंड रिसीवर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. उनका एक कनेक्शन बना होता है, दोनों के दोनों प्लग इन समझ लें या ऑन होते हैं, और उस टाइम में उस एक स्पेसिफिक पाथ को फॉलो करते हुए किसी एक लिंक के थ्रू जो वो कम्युनिकेशन करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? जिस टाइम के लिए वो दोनों ऑन है और वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हम कहते हैं उनका एक सर्किट मेंटेन है, उनका एक सर्किट आपस में कनेक्टेड है. फिर पैकेटाइजिंग एक टर्म है जो हम यूज़ करेंगे मोस्टली डाटा कम्युनिकेशन में. पैकेटाइजिंग बेसिकली वर्ड निकला है पैकेट्स है. पैकेट किसे बोलते हैं? पैकेट बेसिकली हमारे मैसेज को फिक्स साइज़ की, फिक्स्ड लेंथ के जो है स्मॉल पोर्शंस में हम डिवाइड कर देते हैं, उसे हम पैकेट्स बोलते हैं. अब ये पैकेट्स में हम क्यों डिवाइड करते हैं? बेसिकली जब भी हम नेटवर्क पे, इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करते हैं, तो जो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं किसी लिंक या पाथ, किसी लिंक के थ्रू, उस लिंक की कोई ना कोई कैपेसिटी है. फॉर एग्जांपल हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करते हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ जो लगा हुआ एक वायर है, जो केबल है, उसके अंदर गुजरने वाले करंट की एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है. उस कैपेसिटी से ज़्यादा जैसे ही उसमें से करंट, इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, तो वो बर्न हो जाती है. ठीक है जी. सिमिलरली हमारे पास जो इंटरनेट पे बेसिकली जब हम कंप्यूटर नेटवर्क में डिवाइस को, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, वहाँ पे जो केबल या वायर मीडियम के तौर पे या लिंक के तौर पे यूज़ हो रही होती है, उस मीडियम की, उस केबल की, उस वायर की भी एक कैपेसिटी होती है कि वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डाटा कैरी कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती. लेकिन अगर हम अपने मैसेज की बात करें, तो हमारे मैसेज के साइज़ के ऊपर तो हम कोई लिमिटेशन नहीं लगा सकते. फॉर एग्जांपल किसी ने अगर अपने एक फ्रेंड को मेल मैसेज करना है, तो वो फ्यू वर्ड्स का हो सकता है, फ्यू लाइंस का, फ्यू सेंटेंसेस का, या फिर 2 पेजेस का हो सकता है, या एक पूरी असाइनमेंट सेंड करनी है, कोई वीडियो ऑडियो शेयर करना है. मीन्स किसी भी तरह का डाटा शेयर किया जा सकता है. हम डाटा के साइज़ पे लिमिटेशन नहीं लगा सकते, लेकिन हमारा वो जो पाथ है जिसके ऊपर डाटा ने मूव करना है, उसकी कैपेसिटी की लिमिटेशन बहरहाल एग्जिस्ट करती है. इसीलिए हम क्या करते हैं? हम फिर अपने डाटा को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. कितने साइज़ का पार्ट बनाते हैं, कितने साइज़ का उसका पोर्शन बनाते हैं, जितनी कैपेसिटी उस लिंक की होती है, यानी जितना बड़ा या जितना छोटा पैकेट
जितना छोटा पोर्शन हमारे मैसेज का वो कैरी कर सकता है, उतने साइज़ में हम अपने मैसेज को कम्युनिकेशन करने से पहले प्रियर टू कम्युनिकेशन, प्रियर टू ट्रांसमिशन हम उससे डिवाइड कर देते हैं। और इस डिवीजन के काम को हम क्या बोलते हैं? पैकेटाइजिंग। और जो डिवाइडेड पोर्शन होता है हमारे मैसेज का उसे हम बोलते हैं पैकेट्स। ठीक हो गया जी। उसके बाद बात करते हैं राउटिंग की। राउटिंग अभी हमने राउट की बात की। राउट क्या है? राउट वो पाथ है, वो रास्ता है जिसको फॉलो करते हुए कम्युनिकेशन होनी है। तो राउटिंग बेसिकली वो टेक्निक है जिससे सेंडर एंड रिसीवर के दरमियान मैसेज को मूव करने के लिए कौन सा पाथ चूज़ किया जाएगा, कौन सा रास्ता चूज़ किया जाएगा, ये डिसाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमने किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करना है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हमें अपने घर से कॉलेज तक जाना है, तो कॉलेज तक जाने के लिए हमारे पास मल्टीपल पाथ्स या मल्टीपल राउट्स हैं, लेकिन हम उसमें से बेस्ट ऑप्टिमल पाथ चूज़ करेंगे। तो उस बेस्ट ऑप्टिमल पाथ को हम किस बेस पे चूज़ करेंगे? जिससे हम जल्दी पहुंच जाएं, जहाँ पे हमें रश कम मिले या जहाँ पे स्मूथ ड्राइव हो। तो सिमिलरली जब हम इंटरनेट पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमारे पास बहुत से अल्टरनेट पाथ्स होंगे जिस पे हम अपनी ट्रैफिक को मूव करवा सकते हैं, लेकिन हमने वही वाला पाथ चूज़ करना है जहाँ पे हमारी ट्रैफिक ज़्यादा ईजिली, ज़्यादा फास्टली मूव करती है, उसको कोई हिंडरनेस फेस नहीं करनी पड़ती, हमारे पैकेट्स एज इट इज़ मूव करते हैं, करप्ट नहीं होते हैं। तो उस प्रोसीजर को, उस पाथ को फाइंड करने के तरीके को हम राउटिंग कहते हैं। बहरहाल जी इस राउटिंग के ऊपर भी हमने पूरी डिटेल, हमारे पास टॉपिक्स हैं जिसमें हमने राउटर्स के बारे में डिटेल देखनी है कि कौन कौन सी राउटिंग की टेक्निक्स हैं, कैसे पाथ फाइंड आउट किया जाता है, कौन सा बेस्ट पाथ होता है, किस पाथ को हम बेस्ट बोलते हैं एंड एक्सेट्रा। बहरहाल दीज वर द सम टर्मिनोलॉजीज फ्रॉम विच वी मस्ट बी फेमिलियर, कि हमें पता होना चाहिए कि अगर लिंक की बात हो रही है तो लिंक क्या है, पाथ, सर्किट, पैकेटाइजिंग, पैकेट राउटिंग, ये सारी चीज़ें क्या है, हम इसके बारे में आइडिया होना। कम्युनिकेशन टास्क्स की अगेन मैंने आपको बताया कि जब हम कंप्यूटर नेटवर्क में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कुछ टास्क्स हैं जिनको परफॉर्म होना है, जो परफॉर्म होते रहेंगे हमारे डाटा की कम्युनिकेशन के दौरान। ठीक है, वो कौन कौन से टास्क्स हैं? यहाँ पे हमारे पास एक पूरी लिस्ट मौजूद है जिसके अंदर 12 टास्क्स मौजूद हैं। इन सब टास्क को बारी बारी देखते हैं कि ये क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम यूटिलाइजेशन। ट्रांसमिशन सिस्टम यूटिलाइजेशन क्या है जी? अच्छा, हमारे पास ट्रांसमिशन सिस्टम कौन सा सिस्टम है? ट्रांसमिशन सिस्टम वो सिस्टम है जिसके थ्रू हम अपने डाटा को ट्रांसमिट कराएंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। अब उसकी यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है? मींस उसको पूरे तरीके से, भरपूर तरीके से, सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए, यानी उसकी जितनी कैपेसिटी है, जितना वो डाटा हमारा लेके जा सकता है, जितने टाइम में लेकर जा सकता है, उन सारी चीज़ों को मुहैया करके तो हम अपने सिस्टम के ऊपर अगर कम्युनिकेशन करें तो तभी वो हमारे पास परफेक्ट या प्रॉपर कम्युनिकेशन होगी, और तब हम बोलेंगे कि ट्रांसमिशन सिस्टम प्रॉपरली यूटिलाइज हुए हैं। जैसे कि वो क्या कह रहे हैं, नीड टू मेक एफिशिएंट यूज ऑफ ट्रांसमिशन फैसिलिटीज दैट आर शेयर्ड अमंग नंबर ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल टेक्निक्स लाइक मल्टीप्लेक्सिंग टू अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू शेयर टोटल कैपेसिटी ऑफ अ ट्रांसमिशन मीडियम एंड ओके। अच्छा, यहाँ पे वो हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम की यूटिलाइजेशन को एक एग्जांपल के साथ जोड़ा है। वो ये है, ट्रांसमिशन सिस्टम यूटिलाइजेशन क्या है, वो तो हमें समझ आ गया कि हम अपने सिस्टम के रिसोर्सेज को ट्रांसमिशन के लिए जो यूज़ हो रहे हैं उन्हें हम पूरे तौर पर इस तरह से यूज़ करें कि जितनी उसकी कैपेसिटी है उतने से उतना हम उसको ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करें। ये नहीं कि हम उस पर जो है 10 के ऊपर हम 1 GB का डाटा भेज सकते हैं, लेकिन हम उस पर सिर्फ 10 MB का डाटा भेज रहे हैं। ठीक है, तो तब क्या होगा, हमारे पास 1 GB में से सिर्फ और सिर्फ 10 MB यूज़ हो रहा है, बाकी सारी की सारी हमारे पास उसकी कैपेसिटी जो है वेस्ट हो रही है। अच्छा, अब इसको उन्होंने जोड़ा एक और कॉन्सेप्ट के साथ, मल्टीप्लेक्सिंग के साथ। मल्टीप्लेक्सिंग को अभी हम इतना समझते हैं कि एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक ही चैनल, एक ही डिवाइस, एक ही ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर एक से ज़्यादा डिवाइसेस को एक्सेस मिल जाती है। फॉर एग्जांपल हम एक जो है के नेटवर्क कनेक्शन बाय करते हैं पीटी सेल का। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हम 200 GB है, जितने भी GB का हम उसमें से ले रहे हैं, लेकिन उसको यूज़ करने के लिए हमने 8 MB का, लेट से हमने एक्चुअल ये वैल्यूज़ हैं, 8 MB का हमने एक कनेक्शन लिया है, लेकिन उसको यूज़ करने वाले जो यूज़र्स हैं वो उसका मैक्सिमम भी 2 MB यूज़ कर पाते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसकी बाकी कैपेसिटी वेस्ट होगी। लेकिन अगर हम उसी जो पीटी सेल का जो टेलीफोन कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन है, अगर हम उसे मल्टीप्लेक्स करते हैं, यानी मल्टीप्लेक्स करने का मतलब है कि उससे मल्टीपल लोग एक साथ अगर यूज़ करें, तो इससे क्या होगा कि अगर 4 डिफरेंट जो है यूज़र्स हैं उसके, और हर एक 2-2 MB यूज़ करता है, तो वो 8 MB पूरे का पूरा यूज़ हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन टास्क को परफॉर्म करते हुए हमें अपने ट्रांसमिशन सिस्टम की प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी करवानी है।
फिर कंजेस्शन कंट्रोल का क्या मतलब है, यानी ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन करते हुए कंजेस्शन को कंट्रोल करना। कंजेस्शन क्या कहते हैं, कंजेस्शन का मतलब है जी रश, मींस जहाँ पे जो है हमारे पास ज़्यादा ट्रैफिक आ जाती है उसे हम कंजेस्शन बोलते हैं। अब जब नेटवर्क पे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, तो हमने पहले ही कहा कि यहाँ पे हमारे पास जब हम बात करते हैं कंप्यूटर्स के आपस में कनेक्शन की, तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, दूसरा तीसरे से, एंड मल्टीपल एक मैश बना होता है कनेक्शंस का। वहाँ पे हमारे पास अगर ए साइड डाटा सेंड कर रहा है, बी रिसीव कर रहा है, कोई सी डाटा सेंड कर रहा है, कोई ई एफ जी एच, कोई आर एस, कोई भी डाटा सेंड कर रहा है, कोई रिसीव कर रहा है, तो हर वक्त नेटवर्क में बहुत से डाटा के मैसेजेस जो हैं वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। और वो सारे के सारे ट्रैवल मैसेज जब अगर मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल जो कम्युनिकेटर्स हैं एक साथ अपने मैसेजेस भेजते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि नेटवर्क पे ट्रैफिक का एक रश सा लग जाएगा, उसे हम बोलते हैं कंजेस्शन। लेकिन अगर कंजेस्शन आ जाएगी, जैसे कि अगर हम इसको ट्रैफिक से कंपेयर करते हैं, तो सिमिलरली अगर हम एक रोड पे मूव कर रहे हैं और हर तरफ से एक रोड के ऊपर ट्रैफिक आ रही है और वो बुरी तरह से स्टक हो गई है, वहाँ पे कंजेस्शन हो गई है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली वहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन, हमारी जो मूवमेंट है बेसिकली ट्रैफिक के लिहाज से अगर हम देखें, तो रोड पे हमारी मूवमेंट स्टक हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। सिमिलरली अगर इंटरनेट पे मल्टीपल जो पाथ्स हैं, मल्टीपल कनेक्शंस हैं, वहाँ पे अगर सबके सब डाटा सेंड करने लग जाए एक साथ, तो अल्टीमेटली वो मैसेज का ट्रैफिक का एक रश लग जाएगा, और उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे जी कि हमारे मैसेजेस की कंजेस्शन हो गई है, यानी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड से हमारे पास नेटवर्क सा बन जाता है। ठीक है जी, तो हमने कंजेस्शन को भी कंट्रोल करना है, यानी हम नेटवर्क कम्युनिकेशन टास्क परफॉर्म करते हुए नेटवर्क पे कम्युनिकेशन में ये भी ध्यान रखना है कि हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम शुड नॉट बी ओवरवेलम्ड बाय द इंटरफेसिंग। इंटरफेसिंग क्या है, इंटरफेस हमने ऑलरेडी वर्ड पढ़ा हुआ है। इंटरफेस कहते हैं जी अ पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र्स को एक पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है टू द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, थ्रू हार्डवेयर टू द सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान हमारे पास इंटरेक्शन के लिए क्या था जी, ऑपरेटिंग सिस्टम। सिमिलरली जब हम ट्रांसमिशन सिस्टम की, कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करते हैं, नेटवर्क्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी हमारे पास इंटरफेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए मल्टीपल डिवाइसेस की एक दूसरे के लिए। फॉर एग्जांपल अ डिवाइस मस्ट हैव एन इंटरफेस विद द ट्रांसमिशन सिस्टम, ट्रांसमिशन मीडियम। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जिस तरह की हमने लास्ट अपनी लेक्चर में देखा था, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से किस तरह से कनेक्टेड है, कंप्यूटर मॉडम अपने मॉडम से, मॉडम पब्लिक नेटवर्क दूसरे मॉडम रिसीवर के मॉडम से, और रिसीवर का मॉडम रिसीवर की मशीन से कनेक्टेड होता है। तो उस बेसिकली ट्रांसमिशन सिस्टम उसमें क्या था, वो हमारे पास पीटीसी का जो पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क था, वो ट्रांसमिशन सिस्टम था मेन, उसका ट्रांसमिशन सिस्टम का मेन पार्ट था। और उस तक इंटरफेस किसने प्रोवाइड की, कंप्यूटर को उस ट्रांसमिशन सिस्टम तक जोड़ा किसने, मॉडम ने। तो फिर इंटरफेसिंग भी ज़रूरी है हमारे पास, यानी नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को इन नेटवर्क के साथ कनेक्ट करवाने के लिए एक प्रॉपर इंटरफेस चाहिए होती है। जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए हमें मॉडम चाहिए होता है। मॉडम के बगैर हम अपने नेटवर्क से, या सिंपली अगर आप इसको इस तरह से समझें तो इंटरनेट से आप कनेक्ट नहीं हो सकते। जैसे कि घरों में हमारे पास एक मॉडम मौजूद होता है, वहाँ से एक वायर होती है, ये वायरलेस होता है वो, और उसके थ्रू हमारी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है जी, इंटरफेसिंग की ज़रूरत होती है कम्युनिकेशन टास्क में। फिर कौन सा कम्युनिकेशन टास्क हमें परफॉर्म करने की ज़रूरत है, सिग्नल जनरेशन। अच्छा, सिग्नल जनरेशन क्या है, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि कंप्यूटर तो बाइनरी मशीन है, उसके अंदर तो डाटा 0 1 की फॉर्म में है, लेकिन जो ट्रांसमिशन मीडियम है, जो ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर डिफरेंट तरह की वायर्स या केबल्स के थ्रू हमने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, क्या वो भी 0 1 को कैरी करते हैं? नहीं, हमने कहा था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को कैरी करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर मौजूद 0 1 के डाटा को कन्वर्ट करना पड़ता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को फिर ट्रांसमिशन मीडियम पे पुट किया जाता है और वो वहाँ पे ट्रैवल कर पाते हैं। ठीक है जी, और एक और चीज़ साथ ही साथ वो ये है कि जैसे ही एक मशीन का एक इंटरफेस किसी ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ एक इंटरफेस बन जाता है, तो फिर साथ ही साथ सिग्नल बनाने की ज़रूरत होती है। यानी सबसे पहले हम डिवाइस को किसी इंटरफेस के थ्रू, लाइक मॉडम के थ्रू ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं। जब कनेक्शन बन जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है वहाँ पे डाटा पुट करने का। डाटा पुट करने के लिए कंप्यूटर से 0 1 बाइनरी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करके फिर पुट किया जाता है उस ट्रांसमिशन सिस्टम पे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिग्नल क्या होता है, सिग्नल की प्रॉपर्टीज़ यानी कैसा सिग्नल हमने बनाना है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल हमने बनाना है सिग्नल जनरेशन के अंदर, वो सिग्नल कैसा होना चाहिए। बेसिकली द सिग्नल मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग
propagated over transmission medium and interpretable as data at the receiver, कि वो ऐसा सिग्नल हमने बनाना है जो कि ट्रांसमिशन मीडिया पे मूव कर सके और फिर ट्रांसमिशन मीडिया से जब वो रिसीवर के पास जाए तो वो दोबारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल से उससे हम बाइनरी सिग्नल बना सकें। यानी पहले बाइनरी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल बनेगा, रिसीवर के पास जाके वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल दोबारा बाइनरी सिग्नल बन जाएगा। ठीक हो गया जी। ये था हमारे पास फोर्थ इसका कम्युनिकेशन टास्क। पहला हमने देखा हमारे पास ट्रांसमिशन सिस्टम यूटिलाइजेशन, देन हमने देखा कि हमारे पास कंजेशन नहीं होनी चाहिए, फिर हमने कहा इंटरफेस होनी चाहिए हर डिवाइस के नेटवर्क के साथ, कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ, फिर हमने कहा कि सिग्नल बनाने की ज़रूरत है। सिंक्रोनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है कि हमें डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में कम्युनिकेशन के लिए जिसको हमें फोकस करना होता है, जिसमें हमने बात करनी होती है। सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइज किसे बोलते हैं, ये टर्म हम बहुत ज़्यादा आजकल इंटरनेट पे अपनी डिफरेंट तरह की जो है एक्टिविटीज़ में इसको हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक रिलेटेड टू द इंटरनेट, रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ मशीन्स। हम सिंक्रोनाइजेशन की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव सिंक्रोनाइज आवर मोबाइल डाटा टू सम गूगल अकाउंट, सो दैट अगर वो डाटा लॉस हो जाता है तो उससे हम उसको मैच करके तो रिकवर कर सके। तो सिंक्रोनाइजेशन एक तरह की मैचिंग है, ठीक है, एक तरह का कह लें जी एक कंपेयर करके कुछ मैच करना, उसे हम सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। सिंक्रोनाइजेशन को हम कह सकते हैं जी उर्दू में अगर हम इसको समझाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से तालमेल, जिसमें मतलब एक जो है एक सीक्वेंस, एक रिदम, एक जो है ना मैचिंग प्रॉपर, उसे हम सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। अब कम्युनिकेशन सिस्टम में सिंक्रोनाइजेशन का क्या काम है, किस चीज़ की सिंक्रोनाइजेशन है? बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम में, ट्रांसमिशन सिस्टम में, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू हम मूव क्या कर रहे हैं, डाटा। तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन भी किसकी है, डाटा की। ठीक है, अब डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो तो हमने पहले भी बात कर ली, टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन हमने उस डाटा की करनी है। ठीक है, द ट्रांसमिशन एंड द रिसेप्शन शुड बी प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड। मीन्स अगर ए ने बी को डाटा भेजा है, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 MB का, तो रिसीवर के पास 10 MB ही रिसीव होना चाहिए। सेंडर ने रिसीवर को मैसेज भेजा है 10 MB के, उसने उसको 5 पैकेट्स बना के भेजे हैं, तो रिसीवर को वो 5 पैकेट्स ही रिसीव होने चाहिए। सेंडर ने पैकेट नंबर 2 पहले भेजा है तो रिसीवर को पैकेट नंबर 2 ही पहले रिसीव होना चाहिए। सेंडर ने जिस स्पीड से भेजा है, फॉर एग्जांपल जिस स्पीड का उसके पास ट्रांसमिशन मीडियम और जिस स्पीड से उसने डाटा भेजा है, रिसीवर के पास भी उतनी ही स्पीड होनी चाहिए ताकि उस डाटा को वो प्रॉपरली रिसीव कर सके। ऐसा ना हो कि सेंडर डाटा सेंड करता जाए और रिसीवर रिसीव ना कर पाए। बिल्कुल इस तरह से कि मतलब एक पर्सन और दो पर्सन अगर आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर फर्स्ट पर्सन अपनी कम्युनिकेशन को फास्ट रखता है, इतना वो तेज़ी से बोल जाता है कि सेकंड पर्सन उसे समझ नहीं पाता, तो फिर उनकी कम्युनिकेशन सिंक्रोनाइज नहीं है। तो बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन क्या है कि सेंडर जो मैसेज भेजे रिसीवर उसे समझ पाए, उसे रिसीव कर पाए, उसे अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन मीन्स दैट द रिसीवर मस्ट बी एबल टू डिटरमाइन व्हेन टू एक्सेप्ट एंड न्यू ट्रांसमिशन एंड व्हेन टू सेंड एक्नॉलेजमेंट्स। अच्छा, ये क्या है एक्नॉलेजमेंट, क्या और न्यू ट्रांसमिशन एक्सेप्ट करने का क्या है? एक्सपेक्ट यही है कि ए ने बी को मैसेज भेजना है तो बी को ऑलरेडी पता हो कि ए मैसेज भेजने वाला है, और जैसे बी को मैसेज मिल जाए तो बी एक्नॉलेज करे उसे, यानी एक्नॉलेजमेंट के तौर पर ए को रिप्लाई करे कि येस आई हैव रिसीव्ड द मैसेज दैट यू हैव सेंड इट टू मी। ओके जी, तो सिंक्रोनाइजेशन इस तरह से होती है कि सेंडर, रिसीवर को पता हो सेंडर मैसेज भेजने लगा है, वो इंतज़ार कर रहा हो, और रिसीवर मैसेज रिसीव करने के बाद सेंडर को बताए कि मैंने तुम्हारा भेजा हुआ मैसेज रिसीव कर लिया। दैट इज सिंक्रोनाइजेशन। इन अदर वर्ड्स, ट्रांसमिटर एंड रिसीवर शुड हैव एन एग्रीमेंट ऑन द नेचर एज वेल एज टाइमिंग ऑफ द सिग्नल्स। मीन्स किस तरह का सिग्नल भेजना है, कितने टाइम में भेजना है, कब भेजना है, तेज़ी से, आहिस्ता, वो सब कुछ सेंडर एंड रिसीवर के दरमियान, उनके ट्रांसमिटर एंड रिसीवर के दरमियान एक एग्रीमेंट होना चाहिए, और उसकी बेस पे अगर कम्युनिकेशन होती है तभी हमारे पास सिग्नल्स जो है वो सिंक्रोनाइज होते हैं, हमारी कम्युनिकेशन सिंक्रोनाइज्ड होती है। नेक्स्ट हमारे पास कम्युनिकेशन टास्क है एक्सचेंज मैनेजमेंट। एक्सचेंज मैनेजमेंट क्या है? एक्सचेंज तो समझ आ रहा है, कुछ एक्सचेंज होना है आपस में, ठीक है, उसकी मैनेजमेंट क्या है, किस चीज़ की मैनेजमेंट? बेसिकली एक्सचेंज मैनेजमेंट में वो हमें ये बताते हैं कि अगर डाटा को एक्सचेंज करना है दोनों डायरेक्शंस में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बोथ पार्टीज मस्ट कोऑपरेट एज फॉलोज। यानी अगर हम कहते हैं कि सेंडर डाटा सेंड कर रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहा है, एज वेल एज रिसीवर भी डाटा सेंड कर रहा है, और
सेंडर उसे रिसीव कर रहा है, यानी ए और बी साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, तो फिर दोनों पार्टीज़ को अपनी कम्युनिकेशन के एक्सचेंज को मैनेज करना है। और मैनेज कैसे करना है, उन्हें बेसिकली कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना है। Whenever both devices must transmit simultaneously or take turns, पहले तो ये डिसाइड करें कि क्या दोनों ने अगर डाटा सेंड और रिसीव करना है, दोनों सेंडर भी, दोनों के पास डाटा सेंड करने के लिए है, तो पहले कौन सेंड करेगा, फर्स्ट वन सेंड करेगा या सेकंड वन सेंड करेगा, यानी ए सेंड करेगा या बी सेंड करेगा, या फिर दोनों एक साथ सेंड करेंगे, ठीक है, बारी बारी लेंगे या एक साथ सेंड करेंगे, ये डिसाइड करना है। अमाउंट ऑफ डाटा टू बी सेंट एट वन टाइम, ये भी डिसाइड करना है कि कितना डाटा एक टाइम पे भेजना है, यानी एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट, चार पैकेट, वो इस पर भी डिसाइड किया जाएगा कि उनके दरमियान जो लिंक यूज़ हो रहा है उसकी कैपेसिटी क्या है। जैसे कि हमने पहले बात की, मैसेज का साइज़ हमने किस पेज पे बनाना है कि जैसा लिंक होगा उतने ही साइज़ का मैसेज होगा। देन फॉर्मेट ऑफ द डाटा, डिसाइड करना है कि डाटा किस फॉर्मेट में भेजना है। फॉर एग्जांपल 01 की, फॉर एग्जांपल प्लेन डाटा भेजना है, या उसे कवर करके उसको कोई सीक्रेट वर्ड्स में, कोड वर्ड्स में चेंज करके भेजना है। और मैसेज का जो पैकेट जाएगा उसके अंदर सबसे पहले सेंडर का एड्रेस है या रिसीवर, सेंडर का एड्रेस है या डाटा है, उसके साथ एक्स्ट्रा बिट्स हैं। ये पूरा एक पैकेट का फॉर्मेट होता है, डाटा का फॉर्मेट होता है कि पहले क्या भेजना है, उसके बाद क्या भेजना है। पैकेट की पूरी हमने स्मॉल जो है ना उसके पोर्शंस बनाए होते हैं। जब हम प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि एक मैसेज के अंदर सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस, डाटा सब कुछ होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अपने फ्रेंड को एक मैसेज भेजना है, तो मैसेज को हम एक एनवेलप में डालते हैं। एनवेलप के ऊपर भी हम बाहर बहुत कुछ लिखते हैं, तो वो सारा कुछ हमने किस फॉर्मेट में लिखना है, हम एक फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। सिमिलरली सेंडर एंड रिसीवर को अपनी कम्युनिकेशन के अंदर, एक्सचेंज मैनेजमेंट के अंदर इस चीज़ को भी देखना है कि डाटा का फॉर्मेट क्या होगा। देन व्हाट टू डू व्हेन एन एरर अराइज, इस बात का भी एक एग्रीमेंट दोनों के दरमियान होगा एक्सचेंज मैनेजमेंट में कि अगर ए ने बी को डाटा को सेंड किया और बी को प्रॉपरली रिसीव नहीं हुआ, तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या एरर है, ठीक है। और अगर उसके अंदर एरर आ गया है तो उस एरर को कैसे हैंडल करना है, उसे रिकवर करना है या डाटा रिट्रांसमिट करना है, ये सारी चीज़ें एक्सचेंज मैनेजमेंट में आती हैं। और विदाउट एक्सचेंज मैनेजमेंट हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता, ठीक है। तो एक्सचेंज मैनेजमेंट भी होनी चाहिए, देखिए सेंडर एंड रिसीवर आप। देन जी नेक्स्ट कम्युनिकेशन टास्क इज़ एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। जैसे कि हमने अभी भी बात की एक्सचेंज मैनेजमेंट में सेंडर एंड रिसीवर को ये भी डिसाइड करना है कि जब एक एरर आ जाए तो फिर क्या करना है। तो फॉर एग्जांपल वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन करनी है तो कैसे करनी है। एरर डिटेक्शन ये है, अच्छा अब एरर डिटेक्शन या एरर की अगर हम बात करें तो हम किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम को परफेक्ट नहीं कह सकते कि वो 100% जो है ना वो बिल्कुल ठीक ठीक काम करेगा, बल्कि हर कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई ना कोई एरर आ सकता है। अगर एरर आ सकता तो फिर उस, यानी हमने अगर ए ने बी को मैसेज भेजा है, मैसेज ए भेजा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो मैसेज एज इट इज़ जाए और उसके अंदर एक बिट का भी चेंज ना आए और वो करप्ट भी ना हो और वो टाइम पे पहुंचे। हर मैसेज के अंदर हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम, क्योंकि हमने पहले ही बात करी, जब हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं और स्पेशली जब हम इंटरनेट की बात करते हैं, तो वहाँ पर तो थाउजेंड एंड मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं। तो उन यूज़र्स के साथ हम इस बात पे कभी भी रिलाई नहीं कर सकते कि हमने जो मैसेज भेजा है वो एज इट इज़ पहुंचेगा। इवन अगर हम अपनी पोस्टल मेल की बात करें, यानी पोस्ट ऑफिस के थ्रू हमारे यहाँ अपना कोई पार्सल भेज रहे हैं, तो हम उस पर भी 100% श्योर नहीं कि हमने जैसे भेजा है वो एज इट इज़ रिसीव होगा, वो ख़राब भी हो सकता है एंड ऑल। सिमिलरली नेटवर्क पे भी एरर आ सकता है। अब अगर एरर आ जाता है तो सेंडर एंड रिसीवर को डिसाइड करना है कि अगर एरर आएगा तो फिर क्या करना है, ठीक है। जैसे वो बता रहे कम्युनिकेशन सिस्टम में पोटेंशियल रिस्क ऑफ एरर एंड इम्पेयरमेंट होता है। ट्रांसमिशन सिग्नल आर डिस्टॉर्टेड टू सम एक्सटेंट बिफोर रीचिंग द डेस्टिनेशन, मीन्स उसमें कोई ना कोई ख़राबी आ जाती है। तो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन हमें ज़रूरी होती है हमारे किसी भी डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम में, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने के लिए, सो दैट अगर रिसीवर को एरर वाला मैसेज रिसीव हुआ तो उसे पहली बात तो पता चले कि एरर है मैसेज के अंदर, मैसेज करेक्ट नहीं है। और अगर उसे पता चल गया तो उसके बाद उसने क्या करना है, उसने खुद से उसको करेक्ट कर सकता है या फिर वो उसने रीट्रांसमिशन की रिक्वेस्ट करनी है, वो उसके बाद होगा। बहरहाल एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का मैकेनिज़्म हर कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर ज़रूर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ताकि कम्युनिकेशन जो है वो करेक्ट कम्युनिकेशन हुई है इसकी गारंटी दी जा सके। अब एरर आ जाएगा तो उसके बाद मैंने कहा है वो सेंडर एंड रिसीवर की मर्ज़ी होगी कि वो डाटा रिसीवर सही करेगा या सेंडर दोबारा डाटा सेंड करेगा या क्या होगा, ठीक है जी। आपको एग्जांपल दी थी कि दो लोग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वन पर्सन इज़ टॉकिंग टू अनदर पर्सन, और अगर फर्स्ट पर्सन की बोलने की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि सेकंड उसे
समझ नहीं पा रहा, उसे कैच नहीं कर पा रहा, तो उसमें क्या होगा, सेकंड वन जो है उसकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। इसीलिए नेटवर्क्स पे भी हमने फ़्लो को कंट्रोल करना होता है कि नेटवर्क पे पहली बात हम उतनी ही ट्रैफिक सेंड करें रिसीवर के लिए जितना रिसीवर कैपेबल हो रिसीव करने के लिए। इसको हम किस तरह से एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं। देखिए जी, हर कंप्यूटर की अपनी कैपेसिटी है। अगर मेरे पास एक अच्छा कंप्यूटर है या मेरे पास बुरा कंप्यूटर है, और जो रिसीवर के साथ मैं कम्युनिकेशन करना चाह रही हूँ उसके पास मुझसे अच्छा कंप्यूटर नहीं है, मेरे पास अच्छा कंप्यूटर है, मेरे कंप्यूटर की स्पीड फास्ट है, ठीक है, वो फास्ट स्पीड के साथ ज़्यादा डाटा तो सेंड कर देगा, लेकिन रिसीवर के कंप्यूटर की स्पीड इतनी नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है कि वो उसको उसी स्पीड से रिसीव कर सके डाटा को जिस स्पीड से मैंने उसे सेंड किया। तो अल्टीमेटली क्या होगा, बेसिकली कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो कम्युनिकेशन टास्क में हमें ये भी देखना है कि हमारे कम्युनिकेशन के फ़्लो को हमने कंट्रोल करना है, हमने ट्रैफिक को इतने फास्टली सेंड नहीं करना है कि सेंडर या रिसीवर उसे अंडरस्टैंड ना कर पाए। अच्छा जी, एक और कम्युनिकेशन टास्क जो हमें परफॉर्म करना है दैट इज़ एड्रेसिंग एंड राउटिंग। एड्रेसिंग एंड राउटिंग क्या है, अभी मैंने आपको बात की थी कि जब हम एक मैसेज सेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक लेटर ही किसी को सेंड करते हैं, तो वो लेटर सेंड करते हुए उस लेटर के इन्वेलप पे सेंडर एंड रिसीवर का एड्रेस, एक प्रॉपर फॉर्मेट, एक एड्रेस लिखा जाता है जिससे पता चलता है कि भेजने वाला कौन है और रिसीव करने वाला कौन है। ठीक है जी, अगर वो एड्रेसिंग प्रॉपर नहीं होगी तो हमारा लेटर कभी भी अपनी एक्चुअल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएगा, अगर उसमें रिसीवर एड्रेस करेक्ट नहीं है। लेकिन अगर उसमें साथ साथ सेंडर एड्रेस करेक्ट नहीं है तो रिसीवर को ये पता नहीं चलेगा कि भेजने वाला कौन है, मुझे किसने ये लेटर सेंड किया। सिमिलरली नेटवर्क पे जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपने मैसेजेस कम्युनिकेट करवा रहे हैं, तो वहाँ पे भी सेंडर एंड रिसीवर को अपने मैसेजेस के साथ प्रॉपर एड्रेसेस ऐड करने हैं कि भेजने वाला कौन है और रिसीव करने वाला कौन है, सो दैट सेंडर एंड रिसीवर में बी नॉन अबाउट ईच अदर फॉर द कम्युनिकेशन। ठीक है, साथ ही साथ राउटिंग भी करना एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। राउटिंग पहले भी हम बात कर चुके हैं, राउटिंग वर्ड राउट से निकला है, राउट रास्ता, ठीक है, और राउटिंग रास्ता फाइंड आउट करना, बेस्ट पाथ फाइंड आउट करना। अगेन हम नेटवर्क पे जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कोई भी दो कम्युनिकेटर्स के दरमियान मल्टीपल ऑप्शंस हैं, राउट्स की पाथ्स हैं उनके दरमियान मौजूद हैं। सिमिलरली हमने अपने घर से कॉलेज तक जाना है, वहाँ पे मल्टीपल राउट्स हैं, लेकिन राउटिंग के अंदर डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में ये चेक किया जाता है, ये फाइंड आउट किया जाता है कि बेस्ट पाथ कौन सा है, और उसी को फॉलो करते हुए अगर कम्युनिकेशन करेंगे तो वो ज़्यादा जो है फास्टली, ज़्यादा वो एफिशिएंटली हमारे पास डाटा की कम्युनिकेशन हो सकेगी। ठीक है जी, ये ड्रेसिंग एंड राउटिंग करनी कैसे है, इसको हम अपने एडवांस टॉपिक्स में फर्दर इंशाल्लाह। रिकवरी क्या है, रिकवरी भी एक कम्युनिकेशन टास्क है। रिकवरी इस तरह से है कि जब कोई चीज़ करप्ट हो गई, जब जहाँ पे कोई डाटा करप्ट हो गया, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो गई है, तो फिर उसे रिकवर करना, उसे करेक्ट करना बेसिकली हमारे पास रिकवरी कहलाता है। लाइक इफ़ अ डाटा ट्रांसमिशन सिस्टम इज़ इंटरप्टेड ड्यू टू फॉल्ट somewhere in the system, recovery techniques are used. The objective is either to resume activity at the point of interruption and to restore the state of the system or what it was prior to the interruption. Like जब सेंडर ए एंड बी आपस में कम्युनिकेशन कर रहे थे और कम्युनिकेशन के दौरान वो जिन नेटवर्क रिसोर्सेज को यूज़ करें, फॉर एग्जांपल जिस नेटवर्क कनेक्शन को यूज़ कर रहे हैं वो नेटवर्क कनेक्शन डाउन हो जाता है, ठीक है, और वो इंटरनेट से या उस नेटवर्क से कनेक्ट नहीं रह पाते, और वो अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट कर चुके थे। लाइक ए ने बी को मैसेज भेजना था जिसके अंदर 5 पैकेट्स थे, 5 में से 3 पैकेट कम्युनिकेट हो चुके हैं और 2 पैकेट अभी तक कम्युनिकेट नहीं हुए। तो रिकवरी के अंदर ये देखा जाएगा कि जब वो दोनों दोबारा उस नेटवर्क के ऊपर आते हैं, मींस रिज्यूम करते हैं अपनी कम्युनिकेशन को, तो क्या उनकी कम्युनिकेशन वहीं से स्टार्ट होनी है जहाँ पे स्टॉप हुई थी, या फिर स्टार्ट से कम्युनिकेशन होनी है। तो ये हमारे पास रिकवरी का डिफरेंट तरीके हैं। बहरहाल रिकवरी के अंदर यही देखा जाता है कि अगर नेटवर्क के अंदर कोई एरर आ गया है, कोई ट्रांसमिशन के अंदर कोई ब्रेक आ गया है, ट्रांसमिशन के अंदर किसी तरह की जो है हमारे पास प्रॉब्लम आ गई है, तो उसे हमने रिकवर किस तरह से करना है, ये भी हमारे। सिक्योरिटी की बात करते हैं, सिक्योरिटी भी हमारे नेटवर्क पे डाटा कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट एक इशू है। क्यों इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि हम जब कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो उसको यूज़ करने के लिए हमें बिगेस्ट नेटवर्क इंटरनेट को भी यूज़ करना पड़ता है, या फिर अगर हम क्लोज नेटवर्क की भी बात करते हैं तो उसके अंदर आप हमारे पास जो
कम्युनिकेटर्स हैं नेटवर्क के ऊपर, वो कोई दो कम्युनिकेटर्स नहीं, यानी दो लोग आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, बल्कि मल्टीपल सेंडर एंड रिसीवर, मल्टीपल कम्युनिकेटर्स एक साथ एक ही नेटवर्क पे मौजूद होते हैं। तो अगर कोई भी दो लोग आपस में डाटा कम्युनिकेट कर रहे हैं, डाटा सेंड एंड रिसीव कर रहे हैं, तो कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, थर्ड कम्युनिकेटर उनकी कम्युनिकेशन को अगर ऑब्जर्व कर रहा है, उनके मैसेजेस को ले सकता है, तो अल्टीमेटली उनकी कम्युनिकेशन सिक्योर नहीं रहती। ठीक है, तो सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए सेंडर किस तरह से क्या कर सकता है, क्या मेजर्स ले सकता है कि लाइक ओनली द इंटेंडेड रिसीवर रिसीव्स द डाटा एंड डाटा इज़ डिलीवर्ड अनऑल्टर्ड, कि सिक्योर हमारे पास कम्युनिकेशन तब होगी कि जब सेंडर ने रिसीवर को, जिस रिसीवर को मैसेज भेजा, सिर्फ और सिर्फ वो रिसीव करे और बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही रिसीव करे जैसे सेंडर ने सेंड किया था, बल्कि वो चेंज ना हुआ हो, तो तब हम कहेंगे कि हमारे पास सिक्योरिटी अचीव हो गई है डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में। अदरवाइज़ हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम काम तो करेगा लेकिन उसके अंदर हमारे पास मैसेजेस सिक्योर नहीं होंगे, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि वो बिल्कुल एक्चुअल होंगे, ऑल्टर्ड नहीं होंगे। ये थी जी हमारे पास सिक्योरिटी सर्विसेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटोकॉल की। प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें, प्रोटोकॉल के बारे में अगेन एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, हमें एक आइडिया होना चाहिए प्रोटोकॉल क्या होता है, क्योंकि हम नेक्स्ट जब जाएंगे तो हम मल्टीपल डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स देखेंगे, उनके किस तरह से वो काम करते हैं, उसके अंदर पैकेट्स के फ्रेम्स कैसे बनते हैं, कैसे सेंडर से रिसीवर तक पहुंचते हैं, क्या रूल्स हैं, क्या एग्रीमेंट है जिसको फॉलो करना होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें प्रोटोकॉल के बारे में एक जनरल आइडिया भी होना चाहिए। प्रोटोकॉल सिंपली क्या है जी, दो कम्युनिकेटर्स के दरमियान, कम्युनिकेशन करने वाली जो दो पार्टीज़ हैं उनके दरमियान एक एग्रीमेंट है। ठीक है, जिसको दोनों ने फॉलो करना है। अगर वो उसको फॉलो नहीं करते तो वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। लाइक सेंडर एंड रिसीवर दोनों को एक ही तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहलाते हैं, वो प्रोटोकॉल कहलाते हैं। ठीक है जी, अगर वो प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। प्रोटोकॉल को अगर हम डिफाइन करें तो प्रोटोकॉल इज सिंपली सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर कैसे रूल्स हैं, मींस व्हाट इज कम्युनिकेटेड, क्या भेजना है, हाउ इट इज़ कम्युनिकेटेड, किस तरह से भेजना है, एंड व्हेन इट इज़ कम्युनिकेटेड। ये कुछ रूल्स हैं जिसे सेंडर एंड रिसीवर जब फॉलो करेंगे तभी वो सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर पाएंगे। अदरवाइज सक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बगैर पॉसिबल नहीं है। इसके कुछ की एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। हर प्रोटोकॉल का कुछ सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स कुछ स्ट्रक्चर या फॉर्मेट ऑफ डाटा बताता है। फॉर एग्जांपल डाटा सेंड करना है तो फर्स्ट 8 बिट्स जो है वो डाटा सेंड करने के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम मैसेज को पैकेट या फ्रेम की फॉर्म में सेंड करते हैं, तो उस पैकेट या फ्रेम का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, एक सिंटैक्स होता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई जो है 20 बिट्स का मैसेज मूव कर रहा है, तो उस 20 बिट्स के मैसेज के अंदर पहली 8 बिट्स सेंडर का एड्रेस होंगी, अगली 8 बिट्स जो है वो रिसीवर का एड्रेस होंगी, और रेस्ट जितनी भी आपके पास बिट्स हैं वो सारी की सारी डाटा की बिट्स होंगी। लाइक 20 की बजाय अगर हम 50 देखते हैं तो 50 में से 16 बिट्स जो है हमारे पास सेंडर एंड रिसीवर का एड्रेस होंगी, पहली 8 सेंडर, अगली 8 रिसीवर, और बाकी सारे का सारा हमारे पास डाटा होगा। ठीक है, जिस ऑर्डर में प्रोटोकॉल ने हमें कहा है उसी ऑर्डर में हम अपने मैसेज को फॉर्मेट करेंगे, ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये प्रोटोकॉल का सेमेंटिक्स बेसिकली क्या होता है जी, जो सेंटेक्स बनाया गया उसको समझने का जो तरीका है, उसका जो मीनिंग है, उसको हम सेमेंटिक्स बोलते हैं। रेफर टू मीनिंग ऑफ ईच सेक्शन ऑफ बिट्स, मींस जैसे अभी हमने पिछले मैसेज की बात की, अगर 50 बिट्स का मैसेज है उसमें से पहली बिट 8 बिट्स किसकी हैं, अगली 8 बिट्स किसकी हैं, और उससे अगली बाकी बिट्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। इस मीनिंग को, इस मीनिंग की जो डेफिनेशन है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सेमेंटिक्स बोलते हैं। ठीक है जी, के अंदर होता है वो है जी टाइमिंग। टाइमिंग बहुत ज़रूरी है हमारे पास प्रोटोकॉल के अंदर फॉलो करने के लिए। सेंडर एंड रिसीवर को एक टाइमिंग को फॉलो करना है कि कब डाटा को भेजना है, कितनी फास्ट भेजना है। लाइक वही वाली हमारे पास एग्जांपल हम यहाँ पे कोट करते हैं कि सेंडर एंड रिसीवर अगर एक एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करते और सेंडर फास्ट स्पीड से रिसीवर को सेंड करता है, लाइक सेंडर जो है डाटा 100 MBPs पे सेंड करता है, मेगाबिट्स पर सेकेंड वो क्रिएट करता है, लेकिन रिसीवर सिर्फ और सिर्फ 1 मेगाबिट पर सेकेंड रिसीव कर सकता है, तो उसकी 100 की कैपेसिटी का कोई फ़ायदा नहीं, उसकी 100 स्पीड से डाटा को भेजने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि रिसीवर तो 100 में सिर्फ 1 रिसीव कर पाएगा, बाकी 99
जो बिट्स हैं वो तो वेस्ट हो जाएंगी उसकी। इसलिए सेंडर एंड रिसीवर को एक स्पीड को भी फॉलो करना है कि कितनी स्पीड से सेंडर ने सेंड करना है, और कितने वो किस पे डिपेंड करेगी, रिसीवर की रिसीव करने की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगी, और वो भी प्रोटोकॉल ही डिसाइड करेगा, सेंडर एंड रिसीवर के दरमियान के एग्रीमेंट करवाएगा, तभी हमारे पास प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सकेगी। सो जी हमें ये पता चलेगा कि कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल का होना ज़रूरी है, और प्रोटोकॉल के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। सिंटैक्स होता है, प्रोटोकॉल बताता है कि डाटा को कैसे फॉर्मेट करना है, सेमेंटिक्स उस डाटा की फॉर्मेशन का मीनिंग बताता है, और टाइमिंग हमें ये बताता है कि डाटा कब और कैसे सेंड करना है, कितने साइज़ का सेंड करना है। ठीक है जी। करेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स कह लें, उसकी कैटेगरीज कह लें। हमारे पास प्रोटोकॉल्स डायरेक्ट हो सकते हैं, इनडायरेक्ट हो सकते हैं, मोनोलिथिक या स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, स्टैंडर्ड या फिर नॉन स्टैंडर्ड। हमारे पास प्रोटोकॉल क्या है? डायरेक्ट प्रोटोकॉल्स वो प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें हमारे पास कम्युनिकेटर्स जो हैं, सिस्टम्स जो हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट लिंक के थ्रू डायरेक्ट आपस में कनेक्टेड होते हैं, दरमियान में कोई थर्ड पार्टी, कोई एजेंट नहीं होता। लेकिन इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन में हमारे पास स्विच्ड नेटवर्क्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास, जिसकी एग्जांपल इंटरनेटवर्क या फिर इंटरनेट है, जिसके अंदर हमारे पास सेंडर एंड रिसीवर आपस में डायरेक्ट कनेक्शन एक लाइन के थ्रू, एक लिंक के थ्रू कनेक्टेड नहीं होते, बल्कि दरमियान में और बहुत सी एंटिटीज़ होती हैं, बहुत से पॉइंट्स होते हैं जहाँ से डाटा ने मूव करके रिसीवर तक पहुँचना होता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन में कोई भी दो लोगों का आपस में डायरेक्ट किसी एक बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क का कनेक्शन है वो डायरेक्ट है, लेकिन अगर एक पर्सन को एक कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में कम्युनिकेशन करनी है तो कभी भी उन दो लोगों के दरमियान एक सिंगल वायर के थ्रू उनके कंप्यूटर्स को आपस में नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि फिर उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कुछ मीटर्स का, ये 100 या मीटर्स का नहीं, थाउजेंड्स एंड उससे भी ज़्यादा मीटर्स का, किलोमीटर्स का डिफरेंस आ जाता है। तो फिर उस डिस्टेंस को हम एक लिंक के थ्रू कनेक्ट नहीं कवर नहीं कर सकते। वहाँ पे हमारे पास जो कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन का तरीका होता है, वो हमारे पास इनडायरेक्ट होता है। ठीक है। मोनोलिथिक या स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं हमारे पास प्रोटोकॉल नेटवर्क की बेस पे। मोनोलिथिक हमारे पास मोनो सिंगल से निकला है। ठीक है जी। कम्युनिकेशन को वो कहते हैं कॉम्प्लेक्स टास्क है। टू कॉम्प्लेक्स फॉर सिंगल यूनिट, स्ट्रक्चर डिज़ाइन ब्रेक्स डाउन प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर यूनिट्स। अच्छा, मोनोलिथिक हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक ही सिंगल यूनिट में कम्युनिकेशन की जाती है। मींस हम जो है सेंडर ने रिसीवर को मैसेज भेजना है तो उसके लिए एक ही स्ट्रेटजी, एक ही तरीका फॉलो किया जाता है, एक ही पाथ चूज़ किया जाता है, वहीं से सारा डाटा मूव कर रहा है। लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर आपकी प्रॉब्लम को, आपके डाटा को मूव कराने के लिए उसकी टाइमिंग, उसका जो है डाटा का पैसेज राउट, वो सारे के सारे डिफरेंट पोर्शंस में उस प्रॉब्लम को डिवाइड करके तो अलग अलग डिसाइड किया जाता है, यानी एक साथ सारा कुछ डिसाइड नहीं हो जाता। ठीक है। उसे हम लेयर्ड स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, यानी पहले स्टेप 1 पे डाटा किस फॉर्मेट में होगा, फिर स्टेप 2 पे आगे जाएगा, फिर स्टेप 3 पे फर्दर मूव करेगा और तब अपनी लास्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। यानी कह लें जी मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में एक ही कमांड देनी है सेंड की और डाटा सेंड होना शुरू हो जाना है, जबकि लेयर्ड के अंदर या स्ट्रक्चर के अंदर स्टेप बाय स्टेप डाटा को सेंड किया जाना है। पहले स्टेप 1 पे उसको डाटा को फॉर्मेट किया, फिर उसके अंदर कुछ अटैच किया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अटैच की, उसके अंदर एड डिटेक्शन एंड करेक्शन के कोड ऐड किए, फिर उसको फर्दर स्टेप बाय स्टेप आगे लेके गए, तो हमारे पास स्ट्रक्चर या फिर मोनोलिथिक डिज़ाइन होता है प्रोटोकॉल का। फिर हमारे पास प्रोटोकॉल सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक भी हो सकते हैं। सिमेट्रिक के अंदर कम्युनिकेशन पेयर एंटिटीज़ के दरमियान होती है, यानी सेंडर एंड रिसीवर दोनों एक ही रैंक के होते हैं। ठीक है। उसके अंदर से कोई भी क्लाइंट या सर्वर नहीं होता, दोनों के पास एक जितनी अथॉरिटी होती है। जबकि एसिमेट्रिक प्रोटोकॉल वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास क्लाइंट सर्वर का आर्किटेक्चर होता है, यानी सर्वर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और क्लाइंट सर्विसेज सर्वर से ले रहा है। वहाँ पे हम जो प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे वो एसिमेट्रिक होगा। इसी तरह प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, नॉन स्टैंडर्ड भी हो सकता है। नॉन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल वो है जो एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया होता है। ठीक है। और वो सबके लिए सेम होता है। नॉन स्टैंडर्ड ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि कोई भी दो पार्टीज़ या कोई भी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन अपनी कम्युनिकेशन की नीड्स के मुताबिक बना लेती है और फिर उन रूल्स को वो फॉलो करते हैं, वो नॉन स्टैंडर्ड होता है। वो किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर्स या स्पेसिफिक जो है मशीन्स या स्पेसिफिक नेटवर्क के यूज़ के लिए होता है, सबके लिए नहीं होता। बहरहाल हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोटोकॉल हैं वो हमारे पास डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट हो सकते हैं, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं, लेयर्ड हो सकते हैं, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक या फिर स्टैंडर्ड और नॉट स्टैंडर्ड हो सकते हैं। ठीक है जी। आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि हमारे पास कितनी टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं और प्रोटोकॉल्स किस तरह से यूज़ होते हैं, और साथ साथ हमने ये देखा कि हमें नेटवर्क पे कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से कम्युनिकेशन टास्क जो हैं वो परफॉर्म करने की ज़रूरत होती है। ठीक है जी। इसको पढ़ें, इसको सुने और इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।